हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे एसएससी जीडी के मैथ्स की, और जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, और बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको हमने 6 क्लास प्रोवाइड करा दी हैं। 6 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने आज पहली बार हमारे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो आप पिछली 6 क्लासें भी देख सकते हैं, जिनमें आपको कुछ बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन सवाल और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाले हैं। आपको किस तरह वहाँ एग्ज़ाम में समय बचाना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आपको सवाल वहाँ करना होगा। इसलिए आपको ऐसे ऐसे मेथड सीखने होंगे जिससे आप सवाल को 10 से 15 सेकंड में आप बना पाएँ। ओके, चलिए इसी चीज़ की कड़ी में आज फिर से एक नई क्लास के साथ हम आए, और इसमें कुछ और बेहतरीन सवाल आप देखेंगे कि जैसा जैसा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे सवाल हम लोग हल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक सवाल, और जो कि नंबर सिस्टम का बार डेसिमल का क्वेश्चन या रिकरिंग डेसिमल आप कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए उन सब में भी एक सवाल हर सेट में लगभग आपको रिकरिंग डेसिमल का यानी बार दशमलव का देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एसएससी ने ही पूछा है कि 0.343 पर बार लगा हुआ है को पी अपान क्यू के रूप में लिखना, और पी प्लस क्यू की वैल्यू भी आपको बताना है। आपको पता है कि जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ बार रिकरिंग डेसिमल में, बार दशमलव में कैसे कैसे बार को हटाने का क्या तरीका हो सकता है। पहले हम थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं इसका। जैसा कि आपको लिखा है 1 पॉइंट, अगर 1.2 पर बार लगा है, ऐसा कोई नंबर लिखा है, तो बार कैसे हटाते हैं। तो दशमलव की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस, और 2 जिस पे बार लगा होता है उस बार हटा करके उसकी जगह हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। किससे? 9 से डिवाइड करते हैं। सही तरीका है कि आप x मान करके आप इस सवालों को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप x पुट करके सवालों को वहाँ सॉल्व करें, इसलिए आपको डायरेक्ट मेथड ही सीखने पड़ेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 × 9 = 11, 11/9, यानी आप इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं आराम से। तो इसी तरह अगर नंबर आपका लिखा हो 1.23 पर बार लगा हो 1 पर, तो यहाँ दोनों सवालों में अंतर क्या देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद जितने भी डिजिट हैं यहाँ पर उन सब पे बार लगा है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं जिनमें 1 पर केवल बार लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी अप्रोच अलग होगी। जैसे 1 प्लस, दशमलव की जगह तो प्लस लगाएंगे, लेकिन 2-3 जो नंबर लिखा हुआ है उसको पूरा वैसे ही एज इट इज उतार लेना है, और जो जिस नंबर पे दशमलव के बाद बार नहीं लगा होता उसको हम माइनस करते हैं, और अपान में क्या करेंगे, जिस पर बार लगा उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए हम लोग 0 लिखते हैं। तो अब आप यहाँ आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 23 से अगर 2 घटाएंगे तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 90, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़े हैं उसी पे आधारित ये सवाल है, और इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इस सवाल को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप शायद आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। आप देख रहे हैं कि दशमलव की जगह प्लस लगाएंगे और 0 को जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 343, और आपको पता है जिस पर बार नहीं लगा उसे हम माइनस करते हैं, और अपान में क्या लिखेंगे कि 2 अंकों पर बार है तो उसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं होता उसके लिए 0 लिखते हैं। तो 343 से अगर 3 घटाएंगे तो 340, और बटे में कितना हो जाएगा, 990। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 34/99। और आपको यही पता है कि पी अपान क्यू के फॉर्म में बन चुका है, अर्थात पी आपका 34 है तो क्यू आपका कितना हो जाएगा, 99। ओके, तो यहाँ से इन्होंने पूछा था पी प्लस क्यू बताइए क्या होगा, तो पी की वैल्यू 34 है और क्यू की वैल्यू 99, यानी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 133। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह के सवालों को आपको टाइम पे कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलने वाली। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगले सवाल की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम का ही है, और डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित। किस पे आधारित? डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित सवाल। आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा है तो वहाँ पे सीखा होगा कि भाज्यता के नियम क्या क्या है। उन्हीं भाज्यता के नियम पे आपको सवाल देखने को मिल रहा होगा कि अगला क्वेश्चन जो है वो कहा गया है कि 157 और स्टार, इसके बाद 234। इन्होंने कहा कि ये नंबर जो है वो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होता है। पूरी तरह किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। किससे? 3 से डिवाइड है। तो आपको बताना है इसके स्थान पर क्या आने वाला है।
तो इसके स्थान पे निम्न में से कौन सा? आपको पता है कि 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि 3 और 9 का भाज्यता नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से कटता है तो संख्या पूरी तरह 3 या 9 से कट जाएगी। 3 और 9 का सेम रूल होता है। आपने कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें समझी होंगी। तो आप इसको x मान लें कि यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है। तो आपको पता है कि 7 और 2 9 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9 या 3। आपके अंकों का योग 3 से कटना और 9 से कटना चाहिए, तो दोनों का रूल सेम होता है। तो 7 और 2 9 कट जाएगा, 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा। तो बचा कितना? 4 और प्लस x। अब आप बताएं कि x की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें जिससे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगर x की जगह 2 रखते हैं तब भी संख्या हमारी कट जाएगी, और अगर आगे देखें तो अगर इसकी जगह हम 5 रखें तब भी हमारा नंबर 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद आपको पता है कि 9 से ज़्यादा आप नंबर रख नहीं सकते, तो आप कहाँ तक पुट कर सकते हैं? 4 प्लस 8 आगे रख सकते हैं, तो 12 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए x यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, यानी आप यहाँ पर 0 to 9 ही पुट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो 9 रखने पर 13 कटेगा नहीं, इसलिए आपकी वैल्यू अगर बात करता है कितनी पॉसिबल है, तो ऐसी 3 वैल्यू पॉसिबल है कि आप यहाँ रख करके देख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपके क्या कहा गया? 0 1 2 नन ऑफ दीज। तो 0 1 2 में सिर्फ आपका आंसर क्या है? 2, यानी आप 5 और 8 नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए। तो ऑप्शन में क्या है? 2 है। अगर 2 रखेंगे तो 6 आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह आपको डिविजिबिलिटी रूल पे ध्यान देना होगा। एक सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि भाज्यता नियम पे आधारित क्या क्या सवाल बन सकते हैं और किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला सवाल क्या है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 8 और फिर कहा है अंडर रूट 4 और इसके बाद यहाँ 2 और इसके बाद क्या है कि 6 रूट ऑफ 64। क्या है? 6 रूट ऑफ 64। इसमें आपसे कहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी? आपको पता है इंडाइसिस सर्ट्स जब आप पढ़ते हैं घातांकरणी, तो उसमें ऐसे सवाल आपको मिलते हैं। आपके ऑप्शन में कहा गया कि पहला ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ 8, क्या ये सबसे बड़ा नंबर है? या फिर आपका दूसरा अंडर रूट 4, क्या अंडर रूट 4 आपका सबसे बड़ा है? या सी ऑप्शन में कहा 6 रूट ऑफ 64, 6 रूट ऑफ 64, और डी ऑप्शन है कि सभी बराबर है, सभी बराबर है। आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, तो जब भी आपको करणी में आपसे छोटा या बड़ा कोई नंबर पूछा जाता है तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको ऐसे नंबरों में क्या करना है? अंडर रूट 4 लिखा है और 6 रूट ऑफ 64। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है? आपकी जो पावर होती हैं इनको इक्वल करना होता है। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, और यहाँ ऑलरेडी 2 है तो यहाँ 3 से कर दीजिए। आप एलसीएम ले लें, और एलसीएम 6 आ रहा है 3 और 6 का, तो 6 बनाने की कोशिश करते हैं। जिससे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी को यहाँ पावर बना देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3 पावर, और यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 6 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर जगह पावर 6 हो गई है। अगर पावर 6 हो गई तो नंबर वो बड़ा होता है जिसका बेस बड़ा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, यहाँ 4 का क्यूब भी 64 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 64 है। यहाँ तो कोई नंबर बड़ा है छोटा नहीं है, सभी के सभी नंबर इक्वल हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी के सभी क्या है? बराबर। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है, ना सबसे छोटी कोई संख्या है। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आती तो आप हमारे इस चैनल पर पहले इंडाइसिस एंड सर्ट्स, आप सिंप्लीफिकेशन आपको इस चैनल पे पढ़ाया गया है, तो आप जा करके पहले उसको तैयार करें, उसके बाद आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ओके, अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं कर रखा है तो आप जा करके पहले आप पढ़ें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन में आएँ। ओके, तो प्रैक्टिस सेशन तब आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जब भी आपको करणी में छोटी या बड़ी संख्या बतानी हो तो आप घातों को इक्वल कर लिया करें, बस वहीं से आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि अगला सवाल आपका है चाल, समय और
दूरी का, किसका है, चाल, समय और दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कार जो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, कार की गति आपको बतानी किलोमीटर। बहुत ही बेसिक सवाल, लेकिन ऐसे सवाल भी आपको पेपर में मिलते हैं। आपको पता है कि चाल, समय, दूरी में फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ से हम देखें तो आपको पता है इन्होंने कहा कि 1 सेकंड में वो 10 मीटर जाता है। 10 मीटर तो जाता है, लेकिन समय कितना लगाता है, तो 1 सेकंड। अब आपको पता है जो चाल आ रही वो मीटर पर सेकंड में आ रही, लेकिन ऑप्शन में कहा कि किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना, तो मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 से 2 कट जाएगा और 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो बस ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फार्मूले आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं आने वाले पेपर में। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत कम हुआ है। अच्छे सवाल आएंगे, टेक्निकल आएंगे, लेकिन कैलकुलेटिव होंगे, इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा कि आप अपना टेबल वगैरह, आपके स्क्वायर और क्यूब, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप वहाँ पर सवालों को अच्छे से बना पाएँ। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आप एक जब पढ़ते हो ट्रेन, रेलगाड़ी के क्वेश्चन, तो वहाँ आप सीखते हो कि रेलगाड़ी जब किसी पतली सी चीज़ को पार करे, यानी जिसकी लंबाई ना दी गई हो, तो सिर्फ अपनी ही लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी बड़ी सी चीज़ को पार करे, अर्थात जिसकी ऑलरेडी लंबाई हो, तो फिर दोनों के योग के बराबर वो डिस्टेंस कवर करती है। तो उसी पे आधारित एक अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगाती है। आपको पता है रेलगाड़ी जो होगी, अगर वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो अपनी लंबाई, उसकी लंबाई इसमें नहीं दिया गया। रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगाती है, तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगाती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या, यानी रेलगाड़ी की लंबाई आपको नहीं पता, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। कितनी है? अब रेलगाड़ी जब पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जिसकी लंबाई 162 मीटर है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करने वाली है, तो वो कवर करेगी अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल इतनी दूरी तय करती है। और इसको पार करने में वो कितना समय लगाती है, तो बताया इन्होंने 18 सेकंड का समय लगाती है। तो आपको पता है दूरी बटे समय क्या हो जाता है, चाल, यानी उस रेलगाड़ी की चाल यहाँ से निकल आती है। लेकिन वही रेलगाड़ी फिर से एक और प्लेटफॉर्म को पार करती है, और जिसकी लंबाई 120 मीटर है, तो आपको पता है अपनी लंबाई तो फिर चलेगी, प्लस अब उस रेलगाड़ी की, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी जिसकी 120 मीटर है। तो अब यहाँ से पता इतनी दूरी तय करने वाली, और इसको तय करने में उसे जो समय लगेगा, वो समय आपका लगने वाला 15 सेकंड। तो आपको पता फिर से उसी रेलगाड़ी की चाल हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। तो ये अगर दोनों चाल उसी रेलगाड़ी की, तो आप इक्वल कर सकते हैं। ओके, आपको पता है यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 18 और 3 बचे 15। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 5x और प्लस 162 का गुणा हो जाएगा 5 से, और बराबर इधर 6x और 120 का गुणा हो जाएगा 6 से। तो 5x जाके 6x से मैं कैंसिल हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 छक्का 30 1 31, और 5 एकम 5 3 8, 810, और इधर बरछंग 72, यानी 720 आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x से फाइंड हो जाएगा कि यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 11 से 2 9, और 90 मीटर उस रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो बस ऐसे सवालों में सारे कॉन्सेप्ट आप बेसिक याद रखें, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। बस आपको फार्मूला, बेसिक फार्मूला बस यहाँ याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके अलावा यहाँ कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, अगर आपको ये सवाल समझ में आते हैं, पसंद आता है आपको सेशन, तो आप लाइक कर दिया करें और अपने और भी दोस्तों को शेयर करें। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका एलिगेशन का, मिक्सचर का सवाल है, मिक्सचर का क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये सवाल आप भी कोशिश किया करें सवालों को लगाने का। जैसे आपको स्क्रीन पे सवाल दे, तो आप सबसे पहले यही कोशिश किया करें कि आप उसको जल्दी से जल्दी बना पाएँ, आप जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल पाएँ। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 30 लीटर मिश्रण में आपका जो मिक्सचर है वो कितने लीटर का है? 30 लीटर आपका मिश्रण है, और इस मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:7 है। कितना है? इसमें इन्होंने कहा है कि वाटर है, पानी है,
पानी है और दूध है। पानी और दूध का अनुपात इन्होंने दिया है 3:7। कितना दिया है? 3:7 दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर कि अगर टोटल 30 लीटर है, कितना है 30 लीटर, तो उसमें 3 भाग पानी और 7 भाग दूध, यानी टोटल कितने भाग हो रहे हैं 10। तो एक कितने का आ जाएगा 3 का, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 सत्ते 21। कहने का मतलब ये हुआ कि 30 लीटर में अगर 9 लीटर पानी है और तो दूध की मात्रा हो जाएगी 21 लीटर। कितनी हो जाएगी? 21 लीटर हो जाएगी। अब आपसे इन्होंने कहा कि इसमें कितना पानी की मात्रा और बढ़ा दी जाए, कितने पानी की मात्रा और बढ़ा दी जाए कि इनका जो नया अनुपात है वो 7:3 हो जाए। कितना हो जाए? 7:3 हो जाए। अब आप देखें ज़रा, आप यहाँ किसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं? पानी की मात्रा को, लेकिन आप यहाँ पर दूध ना तो बढ़ा रहे हैं ना तो घटा रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर पानी बढ़ा रहे हैं, दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो दूध अगर पहले 21 था तो आज भी 21 रहेगा। आज 21, लेकिन इस 21 के कितने भाग हो रहे हैं? तो 3। अगर आप 21 के 3 भाग कर रहे हैं तो एक भाग कितने का आ जाएगा? 7 का। तो यहाँ 7 सत्ता कितना हो जाएगा? 49, क्योंकि पानी के आज 7 भाग हैं। यानी आज पानी आपका होना चाहिए 49 लीटर। कितना होना चाहिए? 49 लीटर। पहले से कितना है पानी? 9 लीटर। तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर फिर तो 40 लीटर बढ़ा दीजिए। तो बस आपसे यही सवाल पूछा गया था कि पानी की मात्रा कितने लीटर बढ़ानी होगी, और आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, तो बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए बस बेसिक अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। यहाँ किसी एक्स वाई को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बच्चे कहेंगे कि ये 3x है, 7 या फिर 9 है, ये प्लस 21 है। माना कि x लीटर आपने पानी मिला दिया तो 9 + x। सब ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि बिना x और y के सवाल लगाने की, क्योंकि आपको पता है सवाल जितने कम समय में लगाएंगे वो x और y के अलावा तभी हो सकता है। अगर x y उनमें एंटर करते हैं तो सवाल में टाइम लगता है। आप चाहे 5 सेकंड या 10 सेकंड का ही समय ज़्यादा ले, लेकिन उस बच्चे की तुलना में ज़्यादा समय लगाएंगे जो बिना x y के सॉल्व करता है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो का है, बहुत ही बेसिक और बेहतरीन सवाल। ओके, चलिए अगले सवाल में कहा गया कि ABC की मासिक आय, इनकम दिया गया किसका किसका? A का, B का और C का। इनकम के बारे में कहा और मंथली कब की बात हुई है? मासिक आय का रेशियो दिया गया है 2:3:5 कहा गया। 2:3:5 कहा गया कि A अगर 2 हिस्से कमाता है तो B 3 और C 5 कमाता है। इन्होंने कहा C की मासिक आय 12,000 रुपये। अब आपको पता है अगर C की मासिक आय 12,000 रुपये तो यहाँ पे कितने आए हैं? तो 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट बराबर 12,000 के। कितने के? 5 यूनिट बराबर 12,000 के हैं। इन्होंने कहा A की मासिक आय। अच्छा, एक सेकेंड और यहाँ पे पूरी लाइन पढ़ेंगे ज़रा। इन्होंने कहा है कि C की मासिक आय 12,000 रुपये ज़्यादा है A की मासिक आय से, यानी जो C की मासिक आय है वो A की मासिक आय से ज़्यादा है। तो अगर हम कहेंगे ज़्यादा तो यहाँ कितने यूनिट ज़्यादा है? तो यहाँ पर 3 यूनिट ज़्यादा है। कितने यूनिट? 3 यूनिट ज़्यादा है। और 3 यूनिट की ही वैल्यू इन्होंने कितना दिया है? 12,000। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं सवाल में? कह रहे हैं A की मासिक आय अगर 12,000 है तो B की वार्षिक आय आपको बताना है। आपको B की वार्षिक आय चाहिए तो उसके लिए पहले B की मासिक आय पता करें। अब आपको पता है कि B की तो मासिक आय 3 यूनिट ही है, यानी B की मासिक आय तो हमें मिल चुकी है, क्योंकि 3 यूनिट की ही वैल्यू हमें 12,000 मिल गई। तो B एक महीने में 12,000 कमाता है, तो एक वर्ष में अगर वार्षिक अगर हम बात करें तो एक महीने में अगर वो 12,000 कमाता है तो आपको पता है 12 महीने में कितना कमाएगा? तो आप कहेंगे सर फिर तो 1,44,000 रुपया वो एक साल में कमाएगा। ओके, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 20 करेक्ट। ओके, कोई समस्या इसमें नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है और अच्छा सवाल है। ओके, चलिए आप भी कोशिश करें कैसे आप बना पाते हैं इस सवाल को।
चलिए आपके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकंड का समय और आप कोशिश करें कि इस सवाल को आप कितनी आसानी से बना पाएंगे। इन्होंने कहा कि एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या है। ओके, चलिए आप आंसर बताएंगे कि कितना इसका आंसर आ रहा है। चलिए तो अब देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। आप खुद मिलाइएगा आपका अपना आंसर। इन्होंने कहा एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग। दो संख्याएं, मान लेते हैं कि पहली संख्या है आपकी x और दूसरी संख्या है y। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। इन्होंने कहा कि पहली संख्या के 1/5 का, तो पहली संख्या का 1/5 का, दूसरी संख्या के 25% का योग, दूसरी संख्या के 25% का योग। 25% मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5, 1/4, कितना 1/4 का योग जो है वो पहली संख्या के 40% के बराबर। इन दोनों का जो योग है वो पहली संख्या के 40% का मतलब हो जाएगा, आपको पता 20% 1 कितना होता 5, तो 40% कितना हो जाएगा 2/5। तो आपका पहली संख्या का 40% के क्या है बराबर है। इस सवाल में इतनी सी ही बात केवल कही गई है। तो दूसरी का पहली से अनुपात बताना है, यानी हमें बताना है y/x। ओके, अब आप देखें इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि x/5 है और x/2 है। आप चाहें तो इसको इधर ले आइए, तो x/5 माइनस का हो जाएगा 2x/5 और बराबर में माइनस का y/4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि माइनस का आपके डिनोमिनेटर इक्वल हैं, हर बराबर है, तो 2x से 1x घटेगा, माइनस x का बटे 5 और बराबर माइनस y/4। ओके, अब आप यहाँ देखें कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें चाहिए y/x, यानी x को इधर लाइए, तो y/x हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 4/5। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि y/x बराबर 4/5। 4 कितना हो जाएगा 5, यानी 4:5 आपका ऑप्शन में। यहाँ ध्यान देना है, वो दूसरी का पहली से अनुपात पूछे, ना कि पहली का दूसरी से। अगर पहली का दूसरी से पूछते तो 5:4 हो जाता और आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? इन्होंने ऑप्शन में 4 अनुपात क्या दिया, दूसरी संख्या का पहली से क्या अनुपात है, तो आपका 5 अनुपात ओके, एक मिनट देख लेते हैं। दूसरी संख्या हमने y माना था, तो y का x से अनुपात हो जाएगा, ठीक है, 4 अनुपात कितना 5 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि वर्क एंड टाइम का है, बहुत बेहतरीन सवाल। आपको पता है कि मैन ओमैन वाले कितने क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, तो उसी पे आधारित सवाल है आपका, मैन और ओमैन पे, महिलाओं और पुरुषों पे आधारित सवाल। ओके, इन्होंने कहा कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं। अब ये 3 पुरुष और 4 महिलाओं का क्या मामला भाई, देखो 3 पुरुष और 4 महिलाओं का क्या मामला है। इन्होंने कहा 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं। कितने दिन में? 43 दिन में। कहने का मतलब अगर आप 43 दिन में 43 डेज में पुरुषों से उसे काम करवाना चाहते हैं तो आपको 3 पुरुष काम पे लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर 43 दिन में ही महिलाओं से काम करवाना चाहते हैं तो आपको 4 महिलाएं लगानी पड़ेंगी। यानी आप सीधे ये कह सकते हैं कि जो 3 पुरुषों की इफिशियंसी है, क्षमता है, वो 4 महिलाओं की क्षमता के बराबर है। ओके, इस बात को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 पुरुष और 1 महिला की जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, वो कितनी आ जाएगी 4/3। अब आप बताएं जरा, अगर हम टोटल वर्क निकालें तो 1 पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, तो यहाँ पे 1 पुरुष 4 करता है तो 3 पुरुष एक दिन में 12 करेंगे, और यहाँ से अगर निकालें तो 1 महिला एक दिन में 3 करती है, तो 4 दिन में वो 4 महिलाएं एक दिन में 12 करेंगी।
तो कहीं से भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क हो जाएगा 3 × 4, लेकिन एक दिन में इतने पुरुष करते हैं और इन्होंने ऐसे ही 43 डे काम किया है, तो 43 डे में इतना टोटल वर्क किया होगा। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है, उन्होंने कहा 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे। 7 मैन और 5 वोमेन की बात की जा रही है कि अगर इतने लोग मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आपको ये पहले पता कर लो कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आपको पता एक पुरुष तो एक दिन में 4 करता है, तो 7 पुरुष कितना करेंगे, तो 4 सते 28 काम करेंगे, और एक महिला तो 3 करती है, तो 5 महिलाएं कितनी करेंगी, तो 5 × 3 = 15। कुल मिला करके इतने लोग अगर मिल जाएं तो एक दिन में 43 काम करेंगे। 28 और 15, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43 काम करेंगे। और इनको अगर एक दिन में इतना काम करते हैं तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप इसी वर्क को एक दिन की क्षमता से भाग कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इतने लोग मिलकर के पूरा काम 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। कितने दिन में, 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। क्या ये बात पूरी तरह आपकी समझ में आई है? तो आप मैन वोमेन के सारे क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हैं, बस एफिशिएंसी आप निकालें और काम कराएं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल लेते हैं। ओके, चलिए आज का अंतिम सवाल। आज का अंतिम सवाल होगा और ये भी वर्क एंड टाइम का बड़ा बेहतरीन सवाल है। आप देखेंगे कि ऐसे सवाल लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं। ओके, इन्होंने कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी। यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इफिशियंसी के बारे में बात की जा रही, कार्य क्षमता के बारे में बात की जा रही कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की डबल है तथा बी की कार्य क्षमता सी की डबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो सी, मान लेते हैं सी एक दिन में 1 काम करता है, तो बी इसका डबल करता है यानी 2 करता होगा। लेकिन इन्होंने कहा ए की तो कार्य क्षमता बी की दुगनी है। अगर ए की कार्य क्षमता बी की डबल है और बी एक दिन में 2 करता है तो ए कितना करता होगा, तो 4 करता होगा। ये तो आ गए इनकी इफिशियंसी का रेशियो। किसका रेशियो आ गया, क्षमता का। अब इन्होंने कहा अगर ए और बी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, ए और बी अगर मिल जाएं तो काम 4 दिन में फिनिश्ड कर देंगे। अगर ए और बी मिल करके 4 दिन में करते हैं तो पहले ये तो पता करो कि ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, फिर 4 दिन का टोटल वर्क मिल जाएगा। तो आपको पता ए और बी तो एक दिन में 6 वर्क करते हैं। कितना करते हैं, ए और बी एक दिन में 6 करते हैं। अगर ए और बी 6 करते तो इन्होंने तो ऐसे ही 4 दिन में काम खत्म कर दिया था, यानी टोटल फिर जो काम किया होगा वो तो 24 काम रहा होगा। और ये काम अब हमें करवाना है सी से। केवल किससे करवाना, आपको तो पता है कि सी की क्षमता तो केवल 1 है, एक दिन में 1 काम करता है। अगर उससे हम 24 काम कराएंगे तो उसे तो 24 दिन लगने वाले हैं, यानी आपका फिर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। आप जरूर कमेंट करके बताया करें कि आपको ये सभी सवाल कैसे लगे हैं, सेशन आपको कैसे लगता है। ठीक है, जो भी सुविधाएं हैं हमारे पास आप तक क्वेश्चन पहुंचाने के लिए, तरीके पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी न किसी तरह से हेल्प कर सकें, आपके तैयारी में हम किसी न किसी तरह से मदद कर सकें। तो उसके लिए हम आपके करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको आपके लिए बना के मेहनत करके लाते हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी में मदद मिले। ओके, तो आपका भी फर्ज थोड़ा सा बनता है कि आप सेशन को और भी लोगों तक पहुंचाया करें और अधिक से अधिक इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाएं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखा करें और पढ़ाई को कंटिन्यू ऐसे करें। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।